बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पेपर है बीए सेकंड सेमेस्टर का और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जिसके माध्यम से देखेंगे कि हम कौन कौन से प्रश्न आखिरकार आपकी परीक्षा में आए हुए थे और मॉडल पेपर से कितने प्रश्न आए थे, आपको ये दिखाने का प्रयास रहेगा ताकि आपको ये विश्वास जम सके कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से लगभग हूबहू बहुत सारे प्रश्न जो है छपते हैं और उसके उत्तर भी मैंने मॉडल पेपर में बताए हुए हैं। तो आपको एक प्रकार से ये मॉडल पेपर सॉल्व तरीके से मिल जाएगा ये जो पेपर है। और ये पेपर है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लिखित टाइप का है। तो जिनकी परीक्षा लिखित होगी उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो जानेंगे कि आपकी परीक्षा में लिखित में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, लिखित का 2 मॉडल पेपर हमने पॉलिटिकल साइंस का दे दिया है, बाकी ऑब्जेक्टिव के हमने लगभग 4-5 मॉडल पेपर दे दिए हैं। सभी लोग देख लीजिएगा उसको। और बाकी मैं जो ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है इसकी कोशिश करूँगा, समय मिलेगा तो मैं सॉल्व करवा दूँगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उसको लेकर के परेशान ना हो आप सभी लोग। पॉलिटिकल साइंस का आपके पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट ये सभी यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है और यही पढ़ना है। ओके, चलिए। तो आने वाली जो आगामी परीक्षा 23-24 के छात्र छात्र आएंगे, 25 के छात्र छात्र आएंगे, उनके लिए भी यह लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होगा। पॉलिटिकल साइंस ये जो है मॉडल पेपर है, जैसे क्वेश्चन पेपर है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का। आप देख सकते हो यहाँ पर समय 3 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 के थे। यहाँ पर आपको देखेंगे नोट में कुछ दिया गया है बात, इसको थोड़ा सा हम इस पर विचार करते हैं। देखिए, कहा गया था आपसे कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न आपका अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो हैं उसके दाहिनी ओर अंकित है यानी लिखे हुए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम समय से जो शब्द सीमा है वो 200 शब्द है। यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि 200 शब्दों से ज़्यादा या कम ना हो। ओके, इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जो उत्तर की जो अधिकतम सीमा है वो 500 शब्द है, यानी कि अधिकतम आप 500 शब्दों में लिखें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को और लघु उत्तरीय प्रश्नों को 200 शब्दों में। आइए देखते हैं अंग्रेजी में। यहीं पर नोट में लिखा हुआ है कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। मार्क्स allotted to each question are indicated in the right hand margin. The answer to short answer type क्वेश्चन शुड नॉट मतलब कि एक्सीड 200 वर्ड्स एंड द आंसर टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स। ओके, यही बात अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए का ख ग घ इस प्रकार से मिलेगा, तो ये तो कंपलसरी है आपका। और इसको करने में देखेंगे आप 10 क्वेश्चन करने हैं। 3.5 नंबर का एक जो है प्रश्न है आपका। अगर एक प्रश्न का उत्तर आपने सही तरीके से दिया तो कितने नंबर मिलेंगे आपको? 3.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से 35 नंबर का आपका पूरा का पूरा हो जाएगा अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे फर्स्ट वाले। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। ओके, और इस प्रकार से मैंने मॉडल पेपर में रखा था कि सारे के सारे प्रश्न आपको करने होते हैं। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, यानी कि हुई जो है राइट शॉर्ट आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके आपको निम्नलिखित के लघु उत्तर देने हैं, यानी कि 200 शब्दों की क्राइटेरिया इनकी बताई गई है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कितने में लिखना है? 200 शब्दों में लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के आवश्यक तथ्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। मैंने विस्तार से इस प्रश्न के उत्तर के बारे में राज्य की परिभाषा भी बताई है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में मॉडल पेपर में चर्चा करी है, और राज्य के जो आवश्यक तत्व जैसे कि जो भूमि होती है, यानी कि एक प्रकार से संयुक्त भूभाग होता सीमित भूभाग होता है, इसके अलावा सरकार होती है, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता होती है, इसके अलावा जनता होती है यानी लोगों का होना आवश्यक है। तो इन सभी को मैंने बताया था, एक सरकार का होना आवश्यक है। तो यही सब ना आवश्यक है राज्य के तत्व, इसको तो मैंने आपको समझाया भी था। तो बस इसी पर आपको टिप्पणी करनी थी। आपको लिखना था कि राज्य के मुख्य रूप से 4 या 5 तत्व हैं। 4 तत्व हैं जिनमें से आप लिखना था सीमित जो है भूभाग, इसके दूसरा लिखना था सरकार, तीसरा लिखना था जनता,
चौथा क्या लिख देना था, सॉवरेनिटी संप्रभुता, और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में कि भूमंडल के यानी कि सीमित भूभाग क्या है, जनता क्या है, और वहाँ की सरकार जो होती सरकार क्या है, और इसके अलावा जो है आपको जो सॉवरेनिटी संप्रभुता वो क्या है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देना था। बस आपका 200 शब्द कंप्लीट हो जाता, आसानी से आपका उत्तर लिख जाता। आगे बढ़ते तो इसी प्रकार से मैंने मॉडल पेपर में इन सभी चीज़ों को बताया है, तो हम वहीं पर अब देख लीजिएगा। आप सभी लोग मॉडल पेपर एक बार देख लीजिएगा, जिनका पेपर नहीं हुआ है, जिनका हो गया वो भी फिर से देख लेंगे ताकि आपको उत्तर की जानकारी हो सके। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान एवं इतिहास के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। मैंने अपने मॉडल पेपर में इस प्रश्न को भी स्थान दिया है और इस प्रश्न को इसी में स्थान दिया है मॉडल पेपर में, राजनीति विज्ञान और इतिहास। अभी जल्द ही में हमने जो दूसरा मॉडल पेपर बताया था उसमें हमने राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच में संबंध बताया था। फर्स्ट वाले में हमने राजनीति विज्ञान और सोशियोलॉजी के बीच में संबंधों को बताया था। मैंने कहा था इतिहास यानी जो कुछ बीत चुका है वो सब क्या है, इतिहास है, लेकिन जो वर्तमान का इतिहास है वही राजनीति है। यानी जो वर्तमान में चल रहा है वो राजनीति है और जो बीत गया वो इतिहास है। यानी वर्तमान की जो एक प्रकार से जो बीत गई राजनीति है वो इतिहास है। कुल मिलाकर के इतिहास में ही आप देखिएगा, बिना इतिहास कहीं ना कहीं पे इसका आधार है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का। लेकिन राजनीति विज्ञान को अगर हम इतिहास से हटा लें तो इतिहास एक प्रकार से क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको मैंने उसमें विस्तार से समझाई थी, हर एक मुद्दे को आपका क्लियर किया था। यही प्रश्न आपका आ गया। देखिए यानी कि प्रश्न क्या था, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, रट लीजिएगा, प्रश्न एकदम से तय है आपकी यूनिवर्सिटी में आना। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। तीसरा नंबर प्रश्न था कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम की मुख्य विशेषताओं जो है वो क्या हैं। तो परंपरागत जो उपागम है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में हमने बताया था राजनीति विज्ञान की, तो वो सब आप देख लीजिएगा। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके, आप मॉडल पेपर देखेंगे उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, कानून के मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ लॉ। लॉ माने कानून, कानून के सोर्स ये भी हमने आपको बताया है। नहीं, सोर्स मतलब समझ रहे हैं, कानून कहाँ कहाँ से बनता है, कैसे कैसे कानून बन सकता है। अब इस समयों पर आधारित कुछ कानून होते हैं, कुछ परंपराओं पर, कुछ लोक रीतियों पर, कुछ समाज के द्वारा जो नियम होते हैं, मापदंड होते हैं, उन पर आधारित होते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया है मॉडल पेपर में, आप वहाँ पर देख लेंगे, हो जाएगा आपका। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। सारे प्रश्न हूबहू डिक्टू आ चुके हैं, आपको भटकने की कहीं पर आवश्यकता नहीं थी, आसानी से उस वीडियो को देखते आपका काम हो जाता। अधिकार से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाई राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। मैंने विस्तार से आपको समझा करके बता दिया, तो ये क्लियर हुआ। अधिकार के बारे में मैंने बताया था ना, अधिकार के बारे में बताया मैंने, ये भी आपका आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइंड पॉलिटिकल कल्चर। इसके बारे में भी हम राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति सभी की परिभाषा और अर्थ को बताया है, ये भी आप देख लीजिएगा, उसी में है। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण कहा जाता है, फिर अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, इसको भी मैंने समझाया है। ये भी मॉडल पेपर में हमने प्रश्न रखा था, तो ये भी हो गया आपका, ये यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में मैंने समझाया है, ये भी आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, दबाव समूह का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, इसके बारे में, दबाव समूहों के बारे में मैंने बताया ऑलरेडी। अभी कल की वीडियो में हमने दबाव समूहों पर चर्चा करी थी, जो ऑब्जेक्टिव का बताया था उसमें बताया था, तो आप देख सकते हो अगर जो है इन सभी चीज़ों के बारे में, तो मैंने सभी पर लगभग चर्चा कर ली है और सारे के सारे वही पूछे गए हैं, कहीं अलग से नहीं आए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सरकार के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेन ऑर्गन्स ऑफ जो है गवर्नमेंट। कल के वीडियो में हमने ये भी बताया, वैसे उससे पहले जो 2 मॉडल पेपर है उसमें हमने सरकार के अंगों पर चर्चा करी है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेंगे, ठीक है। सरकार के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका,
ये सब क्या है? ये सब सरकार चलाने के एक एक अंग है, यानी व्यवस्थापिका, यानी जिसको संसद कहते हैं, जिसको आप विधान जो है एक प्रकार से मंडल कहते हैं। तो जो विधि बनाने वाला है, खास करके विधानमंडल, मतलब समझ रहे हैं ना? मेरे विधानमंडल कहने का मतलब ये है कि राज्य का विधानमंडल नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो विधान यानी कानून को बनाता है, तो उसी को व्यवस्थापिका हम कहते हैं। तो व्यवस्थापिका राज्य यानी देश के स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी राज्य का बात मैं करूँ पॉलिटिकल साइंस में खास करके, तो आप देश से लगाइए उसका तात्पर्य, ओके। तो सरकार के मुख्य अंगों में व्यवस्थापिका जो कि कानून को बनाती है, कार्यपालिका जो कि कानून को लागू करवाती है, और न्यायपालिका कानून से संबंधित जो विवाद होते हैं उन विवादों को निपटाने में भूमिका निभाती है न्यायपालिका। और ये तीनों कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए, एक दूसरे पर तीनों का अधिकार नहीं होना चाहिए। खास करके न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से कहीं ना कहीं पे अलग होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और निष्पक्ष न्यायपालिका ही लोकतंत्र की आत्मा आप कह सकते हैं। लोकतंत्र तब तक बचा है जब तक न्यायपालिका निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो उसमें जा कर के। 10 प्रश्नों के उत्तर में किसी भी प्रकार की कोई कमी लिखने में नहीं आई होगी, मेरे हिसाब से सारे आपके हुए होंगे। 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा उसको जा करके, ओके। ढूंढिएगा, सब देखिएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा थोड़ा सा बढ़ा करके देख लो, ऑब्जेक्टिव हो तो आप ऑब्जेक्टिव भी महत्वपूर्ण है। बाकी लिखित वालों के लिए तो लिखित वाले 2 मॉडल पेपर हैं, देख लीजिएगा। बाकी अगर और कहेंगे तो और मॉडल पेपर दे देंगे। अगला प्रश्न, जनमत से आप क्या समझते हैं? अच्छा, जनमत के बारे में भी मैंने बताया है कि यानी जनता का जो मत होता है उसी को जनमत कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पर इकट्ठी भीड़ जो परस्पर एक दूसरे को ना जानते हों, लेकिन उनके विचार एक हों, उनके विचार एक हों। सारे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को ना जानते हों, लेकिन उनके विचारों में समानता हो, इस प्रकार के विचार को हम जन का मत कहते हैं, यानी जनमत कहते हैं, ठीक है। और यही जनमत जो होता है, कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि धरने पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, सभी एक मत के हिसाब से बैठे होते हैं कि हाँ इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि फलाना कौन है और मैं कौन हूँ, या फलाना वो नहीं जान रहा है कि ये सामने वाला कौन है, उसके बगलिया वाला कौन है, ठीक। कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, एक बस अड्डे पर बैठी हुई भीड़, क्या परस्पर एक दूसरे को सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं, ठीक है। ट्रेन स्टेशन पर आप देखिएगा, रेलवे स्टेशन पर बैठे लोग, सभी लोग एक दूसरे को जानते नहीं जानते। कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जानते हैं। तो जनमत यही होता है कि तमाम सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी उनके विचार सेम हैं, ओके। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तो फर्स्ट यानी कि एक प्रश्न तो आपका हो गया। अब 4 प्रश्नों के और उत्तर देने हैं, कुल मिलाकर के 5 प्रश्न। एक प्रश्न तो आपका लघु उत्तरीय में निपट गया। अब आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आएंगे वो यूनिट 1 में आएगा, यूनिट 2 इस प्रकार से डिवाइड होगा। एक प्रश्न का उत्तर करेंगे, 10 नंबर है। प्रत्येक यूनिट में 2 आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से एक ही प्रश्न करना है। देखेंगे क्योंकि बीच में और करके यानी अथवा करके दिया। देखिए, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, इन दोनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है, चाहे आप 2 वाला कर दो मुन्नवा और चाहे 3 वाला कर दो, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं हम, राजनीति विज्ञान को परिभाषित करें तथा इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें। बहुत ही सहज प्रश्न है, और दुनिया में ऐसा कोई बालक नहीं होगा जिसको राजनीति विज्ञान पढ़ रहा हो, बीए सेकंड सेमेस्टर में हो और उसकी परिभाषा ना याद हो। पहला चैप्टर यही है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा और उसकी प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र। और आप देखिएगा, हमने अपने मॉडल पेपर में इस पर विशेष चर्चा करी है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा मैंने गैरेट के हिसाब से बताई, गैटिल के हिसाब से बताई, गार्नर के अनुसार बताई। मैंने
तमाम सारे विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा को बताया और निश्चित तौर पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा अगर आप दे लेते, उसकी प्रकृति को भी मैंने बताया, यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी समझाया। इसके अलावा उसका विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस बताया, यानी कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड स्कोप। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये प्रश्न अगर जिसने भी छोड़ दिया, समझो पॉलिटिकल साइंस वो नहीं पढ़ता है, वो फर्जी पढ़ रहा है, केवल बीए पास कर रहा है, बाकी उसका मकसद पढ़ाई में नहीं लग रहा। अगला और करके प्रश्न दिया, तो चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो। मान लेते कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिनको ऊपर वाला प्रश्न नहीं पता था, तो ये प्रश्न कर देते। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के जो उपागम है उसके रूप में व्यवहारवाद की व्याख्या करें। इस प्रश्न को भी मैंने मॉडल पेपर में रखा, देखें। एक्सप्लेन बिहेवियरलिज्म एज अ अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, दोनों में से एक प्रश्न ही करना था। अगला प्रश्न देखेंगे यूनिट 2 से भी एक ही प्रश्न करना है, तो 2 ही प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए हर यूनिट से एक प्रश्न आपको करना है, केवल फर्स्ट प्रश्न जो है वो अनिवार्य था। देखिए प्रश्न है चौथा और पांचवा में से केवल एक ही प्रश्न करना है। प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इस प्रश्न को मैंने मॉडल पेपर में रखा था और बार बार चिल्ला करके कहा था कि इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको बेनिफिट मिला होगा और वो प्रबल दावे के साथ आंसर लिखे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, हॉब्स, लॉक, रूसो, इनकी प्राकृतिक अवस्था, ये राज्य कैसे बना, एक समझौता कैसे हुआ, समझौता करने की नौबत कैसे आई, सारी चीज़ों को आप इसमें लिख नहीं सकते थे। और बाद में इसकी थोड़ी बहुत आलोचना भी आपको करनी थी। आलोचना क्रिटिसिज्म मैंने बताया भी था उसको। क्रिटिकली जो है एग्जामिन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ वेरिएशन ऑफ स्टेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है वो एकदम से रट लो, कंठस्थ कर लो, ये 100% प्रश्न आने वाला है आपकी परीक्षा में, इसको मत छोड़िएगा। और करके दूसरा प्रश्न था, देखिए संप्रभुता के बारे में मैंने बताया था आपको। संप्रभुता को परिभाषित करें। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत, मैंने संप्रभुता के कई सिद्धांत भी बताए थे, उसमें लघु उत्तरीय में हमने इन प्रश्नों को रखा था और मैंने उसमें विस्तार से इसको बताने का प्रयास भी किया था। तो संप्रभुता को परिभाषित करें, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की चर्चा करें। बोंदा का संप्रभुता का सिद्धांत भी मैंने उसमें थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो डिफाइन सॉवरेनिटी, डिस्कस द मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। करना आपको एक ही है। देखिए इकाई 3 में हम प्रवेश करते हैं। इकाई 3 से देखिए छठवां और सातवां में से केवल एक ही प्रश्न करना है। देखिए स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता की व्याख्या करें। इस प्रश्न को भी मैंने बताया था, ये भी प्रश्न पढ़ लीजिएगा आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लिबर्टी, एक्सप्लेन नेगेटिव लिबर्टी। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं यार करके मान लेते हैं जिन महानुभावों को ये प्रश्न नहीं पता था वो नीचे वाले प्रश्न का उत्तर देते, दोनों का उत्तर नहीं देना है। ओके, उदारवाद की मुख्य विशेषता के रूप में व्यक्तिवाद की व्याख्या करें, ये भी प्रश्न बड़ा ही अच्छा था। ओके, तो मान लेते ये प्रश्न तो आपका बड़ा सर ये था जो है कॉमन सा प्रश्न था, तो ऊपर वाला सभी लोग किए होंगे। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये भी किया है। एक्सप्लेन इंडिविजुअलिज्म एज अ बेसिक फीचर ऑफ लिबरलिज्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए चौथी इकाई आपकी आ गई, तो अब तक के आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। यही लास्ट इकाई है आपकी और ये लास्ट प्रश्न है, देखेंगे। और इसके अलावा 9वां प्रश्न होगा, तो उनमें से चाहे 9 करें चाहे 8 नंबर करें। ठीक, प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न तो एकदम से आना तय है, तो इसके बारे में मैंने बताया था। देखिए संसदीय शासन प्रणाली जो होती है, जैसे भारत की कैसी प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ की, अमेरिका की है। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको यही बताना था, तो ये आप देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। और अथवा अगर क्या आपको प्रश्न था कि संवैधानिक लोकतंत्र पर एक निबंध लिखें,
यानी कि राइट एन एसे ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर देखा होता दोनों के दोनों, तो आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़ती। ठीक है, तो एक बार जा करके आप लोग मॉडल पेपर देख लीजिएगा, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है। एक सैंपल, एक नमूना के तौर पर मैंने सोचा कि आपको पेपर दिखाना चाहिए। बहुत सारे छात्र छात्राओं की रिक्वायरमेंट थी कि सर जी किसी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आप उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, लिखित वाला या ऑब्जेक्टिव वाला। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैं रख रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा सा मुझे समय मिलता है, मैं उन प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अभी चलते हैं, थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं। अभी सोच रहा हूँ कि अभी रात के आपकी 9 बजे से क्लास करवा दूँ, जो है किसकी, सोशियोलॉजी क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप के भी मैं सोच रहा हूँ करवा दूँ रात के 9 बजे से। तो आप लोग सभी लोग उसको ज़रूर अटेंड करेंगे। चलिए फिर, तो ये आपका प्रश्न खत्म हो जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और 2 सोशियोलॉजी के 2 लिखित मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनको देखना देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। बाकी 2-3 आपके ऑब्जेक्टिव 2 मॉडल पेपर अवेलेबल हैं। और इसके बारे में दूसरा मॉडल पेपर बताने जा रहा हूँ, इसके बाद में एक और आ जाएगा, तो 4 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हो जाएंगे आपको। और इसमें सबसे मज़ेदार बात ये कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताने का प्रयास रहेगा। चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए, शेयर करिए लेक्चर को, और अपने दोस्तों में ज़रूर बताइए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बहुत ही बेहतर तैयारी करवाई जाती है। ओके, चलिए, और सारे के सारे प्रश्न आते हैं, मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया। मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है, मिला सकते हो। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।